अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कोआगुलेशन सिस्टम। इसको हम हीमोस्टैसिस भी कहते हैं। अब जो कोआगुलेशन सिस्टम है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई इंजरी हो जाए तो हमारा ब्लड मतलब रुक जाता है, तो वो बेसिकली ब्लड क्लॉट हो रहा होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लेयर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे कोआगुलेशन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो मेन है वो तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे ब्लड वेसल्स, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हम आज इसको ब्रीफली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे हमारी बॉडी क्लॉटिंग को बचाती है कि कोआगुलेशन ना हो, और जब ज़रूरत पड़े तो कैसे उसको क्लॉट करवाती है। तो चलें इसको देखते हैं आज। हीमोस्टैसिस जो है या जिसको हम कोगुलेशन कहते हैं, इसके अंदर तीन मेन चीज़ें हैं। नंबर वन ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो आज हम इन तीनों का जो रोल है एज अ प्रो कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो ब्लड वेसल्स हैं, सबसे पहले जब बॉडी में इंजरी होती है तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि हमारी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये बेसिकली इसके दो मकसद होते हैं। नंबर वन, एक तो ब्लीडिंग कम हो, ताकि कट लगाए तो ब्लड सप्लाई जब कम हो जाएगी तो ब्लड बाहर बॉडी से कम जाएगा। दूसरा, ये वो टाइम दिया जाता है प्लेटलेट्स को कि प्लेटलेट आके अपनी ब्लड वेसल के साथ उस जगह पे साइट ऑफ इंजरी पे अटैच हों और ब्लीडिंग को रोकें। तो ये एक नॉर्मल एंडोथीलियम है। इसको आप ब्लड कैपिलरी कह लें, ब्लड वेसल कह लें। ये एंडोथीलियम इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और जब कभी इंजरी होती है तो एक तो रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, मतलब फ़ौरन ब्लड वेसल जो है ना अपने साइज से कम हो जाएगी, और इसमें से जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और इसमें कुछ वॉन विलब्रेंट फैक्टर्स प्रोटीन्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जो आगे मतलब प्लेटलेट की बाइंडिंग में ब्लड वेल के साथ उसको हेल्प करती है। अब प्लेटलेट के लेवल पे सबसे पहले प्राइमरी प्लग बनता है। वो जहाँ पे ब्लड वेसल मतलब इंजर्ड होगी वहाँ पे प्लेटलेट आके अटैच होंगे, और नॉर्मली जो प्लेटलेट हैं ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, लेकिन जैसे ही आके अटैच होंगे उसकी शेप में चेंजेस आएंगी, थोड़े से फ्लैट टाइप के हो जाते हैं। फिर इसमें से प्लेटलेट के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, थ्रोम्बोक्सिन ए है, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। वो प्लेटलेट के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशंस करती हैं, और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को, मतलब जो स्पेशली क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो ग्रेन्यूल्स रिलीज, इसमें से केमिकल रिलीज होंगे। चौथा जो है रिक्रूटमेंट होगी प्लेटलेट्स की उस जगह पे, साइट ऑफ इंजरी पे, ताकि प्लेटलेट जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा ब्लड को रुकने में मदद मिलेगी। और पांचवा जो है ये एग्रीगेशन हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है वहाँ पे, मतलब ये प्राइमरी हम इसको कहते हैं। अब इसको याद रखें कि जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो फ़ौरन आगे प्लेटलेट अटैच होना शुरू हो जाएंगे, उसमें से केमिकल सिक्रीट होंगे और वहाँ पे प्लेटलेट आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारे ब्लड वेसल जब इंजर्ड होती हैं तो उसमें से टिश्यू थ्रोम्बोप्लाज्म, टिश्यू फैक्टर हम उसको कहते हैं, वो रिलीज होता है। उसके बाद जो है जो प्लेटलेट के ऊपर फास्फोलिपिड्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। उसकी वजह से थ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 है वो एक्टिवेट होता है, और उसके बाद फाइब्रिन की पोलीमराइजेशन होती है। पहले ये फाइब्रिनोजन की फॉर्म में होता है, फिर फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर एक क्लॉट बना देता है। तो ये बिल्कुल ब्रीफ समरी है। इसकी क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ जब ब्लड मतलब क्लॉट हो जाता है उस जगह पे, तो वहाँ पे हमारा फिब्रिनोलिटिक सिस्टम एक्टिवेट है। फिब्रिनोलिटिक सिस्टम क्या है, वो जहाँ जब क्लॉट बनता है तो वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है, तो ब्लड वेसल के अंदर रुकावट सी आ सकती है उसमें। तो ये फिब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये जो फाइब्रिनोलाइसिस करवाता है, और थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ये कोagulation कैस्केड को ब्लॉक करवाती है। ये क्या होता है, क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा क्लॉट बना है जो ब्लड वेसल की ल्यूमेन के अंदर आ रहा है उसको ये काट देते हैं, ताकि ब्लड वेसल की दीवार जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए और ब्लड फ्लो में कोई रुकावट ना आए। ये है मेन। और बाकी जो इसके छोटे मोटे ये चीज़ें हैं
वो हम मतलब देखते हैं कि मुख्तलिफ लेवल पे कौन से फंक्शंस हो रहे होते हैं। अब ये जो डायग्राम मैंने आपको शो किया है, ये शो करती है प्लेटलेट टू प्लेटलेट एंड प्लेटलेट टू एंडोथेलियम इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये हमारे ब्लड वेसल है, इसके ऊपर वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर्स हैं, ये प्लेटलेट है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर आप देखो ग्लाइकोप्रोटीन 1b। अब ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है और ये 1b है, ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो प्लेटलेट आप ये कह लें कि हमारी ब्लड वेसल के साथ आके अटैच हो जाएंगे। इस तरह प्लेटलेट टू प्लेटलेट इंटरेक्शन भी जरूरी होता है। उसके लिए जो रिसेप्टर है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 कॉम्प्लेक्स है, और ये एक प्लेटलेट के ऊपर भी है, दूसरे के ऊपर भी है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं फिब्रिनोजन के थ्रू। फिब्रिनोजन आपको पता है कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 है जो क्लॉट बनाता है। तो इसी तरह ये जो है मतलब अब तीन चीज़ें याद रखें। एक वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर जो कि ब्लड वेसल के ऊपर है, उसके साथ आके अटैच होगा GP1B, और प्लेटलेट टू प्लेटलेट के दरमियान जो बॉन्ड है वो फिब्रिनोजन के थ्रू होगा, और जो रिसेप्टर्स होंगे वो 2b3 है कॉम्प्लेक्स। अगर किसी बंदे में ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर नहीं है तो प्लेटलेट है कि अटैच नहीं होंगे। तो इसलिए हम जो टेस्ट करेंगे प्लेटलेट भी नॉर्मल होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर भी नॉर्मल होंगे, लेकिन फिर भी जो है ना कोआगुलेशन नहीं हो रही होगी। तो इस चीज़ को हम मतलब मद्देनजर रखेंगे कि हम ऐसे फैक्टर्स देखें जिसमें प्लेटलेट भी नॉर्मल हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हों, लेकिन फिर भी कोआगुलेशन ना आ रही हो, तो फिर कौन से फैक्टर्स होंगे? उनमें एक वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है। दूसरा 2b3 ए कम्प्लेक्स जो है। अब इसमें भी अगर ये खुदा न खासा रिसेप्टर नहीं है तो इसकी वजह से ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया एक डिजीज़ है वो हो जाती है। इसमें भी सारी वही बातें होंगी, क्लॉटिंग फैक्टर भी सारे होंगे, प्लेटलेट भी नॉर्मल होंगे, लेकिन फिर भी कोआगुलेशन नहीं हो रही होगी। इस तरह GP1 भी है, इसकी वजह से बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होती है। तो मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर प्लेटलेट भी ठीक हैं और कोआगुलेशन फैक्टर भी ठीक है तब भी हमारी कोआगुलेशन नहीं होगी। ये है एंडोथेलियम की एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी। मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं नॉर्मली उसमें कोई क्लॉटिंग नहीं हो रही होती, तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो ये काम करवा रहे होते हैं कि क्लॉटिंग ना हो। उनमें हम ये मोटे मोटे जो अहम हमें डिस्कस करते हैं। एक है हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल। अब हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल क्या करता है, ये एंटी थ्रोम्बिन के साथ अटैच होता है और उसको एक्टिवेट करता है, और वो जो एंटी थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। थ्रोम्बिन क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर है, जब उसको अपने साथ बाइंड कर लेगी तो बेसिकली थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी, और इसके साथ साथ ये फैक्टर 9 और 10 को भी इनएक्टिवेट करता है। जैसा टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, टिश्यू फैक्टर क्या करता है, कोआगुलेशन करवाता है। उसके उसके पाथवे को इनहिबिट करना है। कैसे? टिश्यू फैक्टर जो है ये फैक्टर 3 है, बेसिकली इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ये फैक्टर 7 के साथ मिलकर कोआगुलेशन को स्टार्ट कराता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस पाथवे को इनहिबिट करवाता है। अगला जो पाथवे है थ्रोम्बोमॉडुलिन, ये एक प्रोटीन है जो थ्रोम्बिन के साथ अटैच होती है। ये थ्रोम्बोमॉडुलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन सी जब एक्टिवेट होती है तो वो फैक्टर 5 और 8 को इनएक्टिव कर देती है। इस प्रोटीन सी को एस प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोटीन सी और एस प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कई दफ़ा टेस्ट वगैरह भी हमें कराने पड़ जाते हैं। तो इसी तरह थ्रोम्बोमॉडुलिन जो है ये हमारे कोआगुलेशन पाथवे को स्टॉप रखती है। थ्रोम्बिन रिसेप्टर जो है ये थ्रोम्बिन को भी बाइंड रखती है अपने साथ ताकि कोआगुलेशन ना हो। इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स को मुख्तलिफ और चीज़ें पैदा करने पे मतलब मजबूर करती है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और एडिनोसिन डाईफॉस्फेटेज है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब ADP जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये प्लेटलेट को एक्टिवेट करती है कोआगुलेशन के लिए। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज क्या करेगा, उसको उसकी एक्टिविटी को ये खत्म कर देगा। इसी तरह टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो ये नॉर्मल हमारी बॉडी में मैकेनिज्म चल रहे होते हैं जो मतलब हमारी बॉडी में कोआगुलेशन को नहीं होने देते। जैसे इंजरी होगी, मतलब कोई टॉक्सिन्स वगैरह आ जाते हैं, कोई ब्लड वेसल को इंजरी होती है, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ये वाले सिस्टम रुक जाएंगे और कोआगुलेशन वाले स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल इंजर्ड होगी तो उसमें से कोलेजन फाइबर्स और वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर वगैरह ने जो है ना एक्सपोज हो जाएंगे, और वहाँ पे प्लेटलेट आके अटैच हो जाएंगे और वहाँ पे कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी प्रो कोआगुलेंट एक्टिविटी है।
इस एंड पे आ जाते हैं ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स वैसे जो हैं ये 13 है, इसके पूरे नाम है, लिस्ट है, मतलब ये फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, लिबाइल फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है, फैक्टर 8 है, जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं, इस तरह है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है, सी है, स्टुअर्ट फैक्टर है, हैजमन फैक्टर है, ये सारे मतलब। अब मैंने आपकी आसानी के लिए ना इसको मतलब इसके क्लॉटिंग फैक्टर के दो मैकेनिज्म, एक इंट्रिंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है ना, मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, एक्सट्रिंसिक के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं होते, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ये टिश्यू की मतलब वेसल्स के अंदर होते हैं, इसलिए जब टिश्यू रप्चर होगा तब ये फैक्टर एक्सपोज होगा और आगे कोगुलेशन स्टार्ट करेगा। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसको मैंने यूँ लिखा है शॉर्ट करके, इसको उल्टी गिनती से याद रखें। फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, ये 11 को एक्टिवेट करेगा, 10 बीच में से निकाल लें, ये 9 को एक्टिवेट करेगा, ये 8 को करेगा एक्टिवेट। ठीक है, जब 8 एक्टिवेट हो जाएगा ना, फिर ये कॉमन पाथवे के फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, उसको फिर आधे आधे करते हैं। फिर ये 8 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, 10 को आधा करेंगे फैक्टर 5, 5 को आधा करेंगे 2, 2 को आधा करेंगे 8। मतलब ये सिंपल याद रखने के लिए, ये कोई मतलब पक्का रूल नहीं है, इससे आपको आसानी होगी। मतलब जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो उल्टी गिनती है, 12, 11, 9, 8, और जो कॉमन पाथवे है वो हाफ हाफ, 10, 5, 2, 1। ठीक है, ये आप इस तरह इसको याद करेंगे। एंड पे जो फैक्टर 1 एक्टिवेट होगा फिब्रिनोजन फाइब्रिन में, तो ये बेसिक क्लॉट बना देता है। हाँ, इसी तरह इंट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर जो फैक्टर 3 है बेसिकली, वो और 7 में एक्टिवेट होते हैं, तो ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं और वो मतलब आगे वही फिर कैस्केड चल पड़ेगा। अब जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं इनके लिए हम जो टेस्ट करते हैं लैब में वो एपीजीटी होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको कहते हैं। तो ये हम इसके इंशाल्लाह क्लिनिकल टेस्ट जो हैं अलग से भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसकी बेसिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम कर रहे हैं। एंड पे मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि हमारी जो कोगुलेशन सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड वेसल में क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, प्लेटलेट को टाइम मिलेगा कि अटैच होंगे, प्राइमरी प्लग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर आके उसकी सीमेंटिंग कर देंगे, जैसे सीमेंट से प्लस्तर करते हैं, वो सेकेंडरी प्लग उसको कहते हैं। जो इसमें आपको जो आपने और हमने जो चीज़ें याद रखनी है, ब्लड वेसल एज एंटी कोगुलेंट, ब्लड वेसल एंटी कोगुलेंट के तौर पे काम कैसे करती हैं, एज अ प्रो कोगुलेंट काम कैसे करती हैं। इस तरह जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ये प्राइमरी प्लग कैसे बनाते हैं, जाके अटैच होंगे, आपस में अटैच होंगे, इसके अंदर कंफर्मेशन चेंजेस आएंगी, मुख्तलिफ केमिकल रिलीज करेंगे, दूसरे फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स हमें अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये सेकेंडरी प्लग बनाते हैं, और फिब्रिनोलिटिक सिस्टम उस जो एक्स्ट्रा क्लॉट बन जाता है उसको रिमूव करता है। फैक्टर्स डेफिशिएंसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया जिसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, हीमोफीलिया ए है, बी है, सी है, और कई ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है कैल्शियम, कैल्शियम मतलब आयन भी है, इसके और बड़े काम हैं, लेकिन एक ये एज अ क्लॉटिंग फैक्टर भी है, अगर ये नहीं होगा तो ब्लड की कोagulation नहीं होती। ऐसे एफ डी पीज हैं, ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जब क्लॉट बन जाता है तो एक्स्ट्रा क्लॉट जब टूटते हैं उसको हम एफ डी पीज कहते हैं। उसका जो बेसिक यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको डी डाइमर कहते हैं। तो डी डाइमर भी चेक होते हैं लैब्स में, या कोरोना के लिए भी टेस्ट करवाते हैं, और भी कई बहुत सी बीमारियां। तो ये जो कोagulation का सारा सिस्टम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एक तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कवर हो जाएंगे, दूसरा कई इन्फेक्शन हैं, डेंगू हो गया, कोंगो हो गया, हेमोरेजिक फीवर, और बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, टॉक्सिन्स बेस्ड, सेप्टिसिमिक बेस्ड, जो बीमारी पैदा करवाते हैं। डीएसई बड़ी मशहूर है, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोagulation। उससे क्या होता है कि सारा कोagulation सिस्टम डिस्टर्ब होता है, कोagulation हो भी बहुत ज़्यादा रही होती है, और जो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है। इसमें प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर हैं, और बहुत सारे कैंसर्स और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं जो इस साइंस के ऊपर बेस्ड करते हैं। इसलिए आज मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद है कि आप को जब कभी कोagulation की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बड़ा हेल्प करेगा। यहाँ तक आप इसको समझें, पढ़ें, अगर कोई बात ना समझे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।